चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं अपने डिटेल सॉल्यूशन को, डिटेल डिस्कशन को देखते हैं। चलते हैं पीडीएफ के थ्रू। हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। आप देखोगे इस बार के पेपर में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। अब देखो सबसे पहला सवाल आपके सामने में क्या आया है। All naturally occurring alpha amino acid except glycine are optically active। और रीजनिंग में दे रखा है मोस्ट नेचुरल अकरिंग एमिनो एसिड हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आप ये जानो कि एमिनो एसिड्स होते क्या है। एमिनो एसिड एक तरीके का प्रोटीन का मोनोमर आप कह सकते हो। जैसे हम कहते हैं पॉलीएमाइड, बहुत सारे एमिनो एसिड्स को जब मिलाते हैं तो एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और प्रोटीन हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये कि इसमें एक वर्ड बोला गया ऑप्टिकली एक्टिव। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं। एक्टिव का मतलब ये है कि उस कंपाउंड के अंदर में कार्बन एसिमेट्रिक होने चाहिए। अगर एसिमेट्रिक कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब यहां पे क्या बोला गया, आप देखो एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो जरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर हम देखें। आप देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज ग्लाइसिन। अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्मूले पे देखूं मैं, तो आप इसे ये समझ सकते हो। आप देखो इस कार्बन को फोकस करो। इस कार्बन की 4 वैलेंसी है और 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी एक जैसी है। इट मीन्स ये एसिमेट्रिक कार्बन तो नहीं है। और अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है इट मीन्स ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे बताओ, इनएक्टिव। इसलिए यहां लिखा गया एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ करके। और नॉर्मली जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं ना वो सारे एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। अच्छा, एल कॉन्फ़िगरेशन भी जानना पड़ेगा अपने को। हमेशा NH2 का पोजीशन लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। दिस इज द एल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहला एमसीक्यू अपना बहुत ही क्लियर हो गया कि ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है क्योंकि ग्लाइसिन के भीतर में कार्बन सिमेट्रिकल है, नॉट एसिमेट्रिकल। दैट्स ओके। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आते हैं सेकंड असर्शन टाइप रीजन सवाल पे। अब देखो क्या कह रहा है आपको। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथॉक्सी इथेन। रीजनिंग दे रखा, देयर इज ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल। आप समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट कई सारे फैक्टरों पे डिपेंड करता है। एच बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, मोलर मास पे डिपेंड करता है, डायपोल इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, तो इथेनॉल आसानी से एच बॉन्डिंग बना सकता है। बट इन द केस ऑफ ईथर की मैं अगर बात करता हूं तो वहां एच बॉन्डिंग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है, या कह सकते हैं कि नहीं बना सकता है। अब जहां पे एच बॉन्डिंग नहीं बन रहा है इसका मतलब उसको ब्रेक करना काफी आसान होगा। जहां एच बॉन्डिंग बन रहा है ऑब्वियस सी बात है उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए ये कहा गया कि भाई इथेनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा होंगे किसके कंपेयर में, मिथॉक्सी मीथेन के कंपेयर में। इट मींस इसके असर्शन भी करेक्ट है और रीजनिंग भी करेक्ट। अब आते हैं थर्ड असर्शन रीजन टाइप सवाल पे। आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर Ri, Rbr, RCl, Rf। ये सारे हेलो अल्केन्स हैं, अल्काइल हैलाइड आप कह सकते हैं। अच्छा, फिर से एक बात है कि ये R और हेलोजेंस है। अब यहां पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा देखो ऑर्डर क्या है, Ri, Rbr, RCl, Rf।
और इस केस में बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? वैन डर वाल्स फोर्स पे। और क्या लिखा गया है कि अगर हेलोजन के साइज बढ़ेंगे तो वैन डर वाल्स फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसके होंगे? आयोडीन के। तो अगर आयोडीन का साइज बड़ा हो रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे? बड़े होंगे। उसको तोड़ना लिटिल बिट क्या होगा? थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया कि बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल आयोडाइड का दूसरे हैलाइड्स के कंपेयर में क्या होंगे? बताओ, मैक्सिमम होंगे। अब आते हैं बच्चों थर्ड सवाल पे। थर्ड असर्शन रीजन, अब देखो क्या लिखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के हैं। अब देखो क्या लिखा है, क्रोमियम H2O का होल 6Cl2, मतलब यहां क्रोमियम एक सेंट्रल मेटल आयंस है, वाटर एक लिगेंड है। Fe एक सेंट्रल मेटल आयन है, वाटर भी एक लिगेंड है। आर द एग्जांपल ऑफ होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब पहले ये समझो कि होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक होते क्या। अगर स्फीयर के भीतर में सारे लिगेंड एक जैसे होंगे, एक ही टाइप के होंगे, दिस इज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर डिफरेंट लिगेंड्स हो गए तो वो क्या हो जाएंगे? बताओ, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आप देखो, यहां भी एक ही टाइप के लिगेंड है, यहां भी एक ही टाइप के लिगेंड है, टाइप ऑफ लिगेंड सेम है, तो ऑब्वियस सी बात हम कह सकते हैं कि बोथ आर द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हाँ, अगर लिगेंड के नेचर अलग होंगे तो हम ये बोल सकते थे कि चलो ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। इट मींस अगर मैं इसका रीजनिंग देखूं, ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू द मेटल आयन आर द सेम, असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, तो ऑप्शन आप किसकी तरफ जाओगे? ए की तरफ गो थ्रू कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। असर्शन रीजन ये भी है। आप देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये असर्शन रीजन नहीं है, ये ऑप्शन बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड है। आप देखो क्या कह रहा है। Unripe mango placed in a concentrated salt solution to prepare pickles levels because। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप देखो सिंपल सी बात है, हम घर में अचार बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं। सबसे पहले नॉर्मली अभी देखो आंवले का सीजन, आंवले का सीजन क्या करते हैं? कंटेनर जार में आप आंवले को रखो, धूप में रखो, थोड़े नमक डाल दो। अच्छा, नमक डालने से क्या होता है? जो आंवले या नींबू के अंदर जो पानी है वो बाहर चला जाएगा। 5 दिन रखो, 10 दिन रखो, सारे पानी बाहर चले जाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में या बायोलॉजिकल सेंस में ये भी कह सकते हो, एक्सोऑस्मोसिस कह सकते हैं। अब आप देखोगे ऑप्शन पे, इट गेन्स वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। पॉसिबल नहीं है, हमें तो पानी निकालना था भैया, पानी एब्जॉर्ब तो करवाना ही नहीं था। इट लूजेस वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस आप जानते हो यहां तो नहीं हो सकता, उसके लिए एक खास तरीके का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता अपने को होती है। अब आते हैं, इट गेन्स वाटर ड्यू टू द रिवर्स ऑस्मोसिस। नो, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो बेस्ट ऑप्शन जो है हम क्या कर सकते हैं, इट लूजेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, और आप इस ऑस्मोसिस को एक्सो ऑस्मोसिस कह सकते हो क्योंकि ये बाहर की तरफ जा रहा है। अगर वो अंदर की तरफ आता तो हम लोग क्या कह सकते थे, एंडो ऑस्मोसिस कह सकते थे। ओके, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखोगे, Which of the following statement is not true about glucose? ग्लूकोज के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? हर एक ऑप्शन पे चले हम लोग। सबसे पहले, इट इज एन अल्डोहेक्सोज। आप देखो, ये ग्लूकोज है, दिस इज ग्लूकोज। इसको हम अल्डोज भी कह सकते हैं बच्चों। देखो, ये है अल्डोहेक्सोज। अल्डो क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे ग्रुप क्यों है बताओ? अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर कीटोन होता तो क्या बोलते? कीटोज बोलते। और हेक्सोज क्यों बोला? 6 कार्बन का चेन है।
तो ये तो हमारा करेक्ट बात है। अगर मैं इसको सेकेंड ऑप्शन HI की तरफ चले, हाइड्रोजन आयोडाइड एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या प्रोडक्ट बना देता है, आपने पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, नॉर्मल हेक्सेन, दिस इज करेक्ट। और ये स्ट्रक्चर को हम पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो अब अगर मैं इसके ऑप्शन पे देखूं बच्चों, अब जरा व्यू आउट करो इसको, अल्डोहेक्सोज करेक्ट है, हीटिंग एज ए फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन ये भी ओके है। हाँ, इस फॉर्म पे ये प्रेजेंट नहीं है तो आंसर विल बी सी, और ये सिर्फ टेस्ट भी नहीं देता, आपने अल्डिहाइड की जो में पढ़ रखा है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे, देखो अब पढ़ोगे, देखो क्या लिखा है, द बेस्ट रिएजेंट फॉर द कन्वर्टिंग प्रोपेनामाइड इनटू प्रोपेनामीन, मतलब एमाइड ग्रुप को एमाइन में लाना है। जरा सा पीछे बैक मेमोरी पे चलो, आपने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा, आपने एमाइंस में पढ़ा है, एक रिएक्शन का नाम था होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, आई थिंक आपको याद आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक्सेस H2, नॉट पॉसिबल, हाइड्रोजन एक्सेस में है, विदाउट कैटलिस्ट पॉसिबल है ही नहीं। Br2 in the aqueous area, this is the Hofmann bromamide degradation reaction। अच्छा, होफमैन में एक कहानी क्लियर है कि एक कार्बन के नंबर कम हो जाने बाय द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस नॉट पॉसिबल, बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको बाहर खत्म कर देगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is a powerful strongest reducing agent among the all reducing nature। तो इसके हिसाब से बेस्ट आंसर क्या होनी चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द ईथर। अब आते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पे, अब देखो क्या लिखा है, द एसिड फॉर्म्ड व्हेन द प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ट्रीटेड विद द CO2 फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को डील करें हम, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, this is the Grignard reagent, propyl magnesium bromide, this is carbon dioxide, माइनस प्लस। अब देखो MgBr पे चार्ज क्या होते हैं, प्लस, CH3 पे माइनस, इसने इस पे अटैक करा, ये बॉन्ड टूटा, तो C3H7 C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होने वाले हैं, MgBr। अब इस पे अगर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दो तो अपने पास फाइनली क्या मिलने वाले हैं, CH3H7 COOH की बात आप कर सकते हो। तो अगर इसके ऑप्शन को देखा जाए, देखो C3H7 MgBr प्लस CO2 वाटर एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यहां पे आप H+ भी डाल सकते हो। अब ये बना दिया क्या, 3 कार्बन इधर, 1 कार्बन, तो प्रोपेनामीन, तो बेस्ट आंसर हमारा क्या होने वाला, ए होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप देखोगे विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैं थोड़े से आपको 12वीं क्लास के ऑर्गेनिक के बैक मेमोरी पे लेके चलूंगा। आपने पढ़ा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, बाइकार्बोनेट टेस्ट, इफरवेसेंस टेस्ट कहते हैं। इफरवेसेंस टेस्ट कौन कौन नहीं देते, पहले ये दिमाग लगाओ, ना अल्कोहल देता है ना फिनॉल देता है, तो हम अल्कोहल फिनॉल को जरूर वीक एसिड कह सकते हैं। किसके कंपेयर में वीक एसिड कह सकते हैं, कार्बोनिक के कंपेयर में, कार्बोक्सिलिक के कंपेयर में, बट यहां पे हिसाब क्या है जरा देखो, फिनॉल है, वाटर है, अल्कोहल है। अब देखो फिनॉल वाटर से बेहतर है एसिडिक,
और अल्कोहल सबसे वीक एसिड, भाई तभी तो हम पी पाते हैं, ड्रिंक कंज्यूम कैसे करते हैं। अगर हमें यह पता लग जाए कि अल्कोहल बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्या पी पाओगे? नहीं पी पाएंगे, डर के मारे गला सूख जाएगा अपने को। कभी तेजाब की बोतल पे देखो, तेजाब H2SO4 HNO3 कभी लिखा है ड्रिंकेबल? नहीं, क्योंकि डर है पीने के बाद मरेंगे। लेकिन अल्कोहल में ऐसा डर नहीं है क्योंकि वो वीक एसिड है। हाँ, लगातार 10 साल 20 साल तक अल्कोहल कंज्यूम करोगे तो लीवर सड़ जाएंगे, मर जाओगे। तो हम अल्कोहल को वीक कैटेगरी में रख सकते हैं। हम जो पानी पीते हैं, पानी अल्कोहल से भी बढ़िया एसिड है, और पानी से भी बढ़िया एसिड कौन है बताओ? फिनॉल है। सो बेस्ट आंसर विल बी क्या होगा बताओ? ए हो जाएंगे। और 10th नंबर सवाल पे, अल्काइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर, अच्छा बायमोलिकुलर बोला गया, SN2 आपने पढ़ा है हैलाइड्स में, SN2 SN1 SNI SNNGP। जब मैं SN2 की बात करता हूं, ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो मुझे बोर्ड में करके दिखाने भी नहीं। SN2 100% इन्वर्जन, SN1 60% इन्वर्जन, 70% इन्वर्जन, 30 to 40% क्या होगा? रिटेंशन हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटली देखने में तो लगता है SN1 कि भाई सॉरी, देखने में तो ये लगता है कि चलो SN1 50-50 होने चाहिए। नहीं, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि SN1 में 60 इन्वर्जन है, 40 रिटेंशन है, 70 इन्वर्जन है, 30 रिटेंशन है। बट अगर मैं SN2 की बात, इसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, उसके बारे में बात करूं तो 100% इन्वर्जन है। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, क्योंकि आपने पढ़ भी रखा होगा। आ जाओ 11वें नंबर सवाल, आसान सवाल है, देखो क्या लिखा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। फिर से बॉइलिंग पॉइंट के सवाल, बहुत इस बार 3 सवाल बॉइलिंग पॉइंट से पूछे गए। हाँ, टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होंगे। एक बार था एच बॉन्डिंग, एक बार था साइज ऑफ हैलाइड, अब एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के। मतलब पैटर्न वही चल रहा है। अब यहां पे हमने ये भी पढ़ा है अल्केन्स में कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग बढ़ने से घट जाता है। अब जितना ज्यादा ब्रांचिंग करोगे ना, सरफेस एरिया क्या होगा बताओ? कम हो जाएगा। सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बताओ? घटेगा। अब देखो सबसे बढ़िया सरफेस एरिया क्या है बताओ? सेकंड वाले का, क्योंकि लेस ब्रांचिंग है। आप देख पाओगे फर्स्ट में थोड़े से ब्रांचिंग बढ़ा, थर्ड में ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ गया। इसका ऑर्डर करेक्ट आपके सामने में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो ये भी हमारे लिए एक MCQ है। थोड़ा नीचे करता हूं इसको मैं। देखो भाई, अब ये सवाल, सेकंड सवाल आ गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से। अब इसका कह रहा है नाम दे दो। अब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, आप जानते हो स्फीयर के ऊपर में प्लस का चार्ज है, इट मींस वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए। स्फीयर के ऊपर में माइनस का चार्ज होगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गए। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के मेटल के लास्ट में 8 का वर्ड नहीं लगाना। क्लियरली अंडरस्टैंड है? अब देखो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से पक्की बात है, प्लेटिनम के लास्ट में 8 तो लगने वाला नहीं अपने को। तो सबसे पहले जहां 8 है उसको जाने दो, डी गया तुम्हारा ऑप्शन। अब इस 3 ऑप्शन में 8 नहीं है, चलो। अब ये एमाइन, ये क्लोरिडो है, अल्फाबेटिकल चलना पड़ेगा। पहले ए की पहले सी, तो पहले ए। सो डायमाइन, डाइक्लोरिडो, प्लैटिनम 4। अच्छा 4 क्यों? इस पे चार्ज क्या होंगे? 0, -2 इक्वल टू +2 है, तो वो चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? +4 का चार्ज आ जाना है अपना। आजा क्वेश्चन नंबर 13 पे, कहता है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड। सल्फाइड इज द SO3-2 आयन। देखो आपने DNA ब्लॉक में पढ़ा है K2Cr2O7 ओनली एसिडिक मीडियम में काम करता है, बट KMnO4 4 मीडियम में काम करते हैं, एसिडिक, अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन एंड न्यूट्रल। बट इस केस में हमें क्या बोला जा रहा है? एसिडिफाइड। इट मींस ये एसिडिक मीडियम की बात करने वाला है। अब यहां सल्फाइड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
तो इसमें इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो गए बताओ, यहाँ पे Mn+2 में। और पर मैग्नेट अगर मैं इस पे चार्ज लिखूं तो +7 से +2 हो गए, तो 5 का चार्ज चेंज हो गया, n फैक्टर 5। आप इस केस में इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो, मोलर मास अपॉन में 5 कर सकते हो। अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल, ठीक है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ Cr+3 आयन। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो क्रोमियम। क्रोमियम का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s1 3d5, करेक्ट। क्रोमियम के एटॉमिक नंबर कितने, 24। अब 3 लूज करने हैं, सबसे पहले कहां से लूज होएगा, S से। जिधर इलेक्ट्रॉन पहले आवे लूज भी उसी से करना होगा। अब S से 1 लूज करके 2 और लूज करने हैं, तो D5 से D3 हो गए। अब अगर D के कॉन्फ़िगरेशन देखो तो D में 5 ऑर्बिटल है। आप जानते हो D सबसे में 5 ऑर्बिटल हैं, 3 में इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड हो गए। अब 3 अगर अनपेयर्ड है तो मैं मैग्नेटिक फॉर्मूला लगा सकता हूं, √15 dm, उसको सॉल्व कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आई थिंक 3.87 dm ही होने चाहिए, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्री एनर्जी के जन से बना सकता हूं, नॉर्मली बना सकता हूं। हम जानते हैं ई सेल क्या, गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ, वो क्या होता है, ई कैथोड में से ई एनोड। अब कैथोडिक पोटेंशियल दे रखा है, एनोडिक पोटेंशियल दे रखा है, माइनस कर देना, तो अल्टीमेटली ऑप्शन क्या होने वाला है, 0.89 वोल्ट। अब आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। सॉरी, इन केस ऑफ एसोसिएशन abnormal molar mass of solute will be, this is the question from Van't Hoff factor, colligative property। देखो, जब हम एबनॉर्मल की बात करते हैं ना, 2 ही सीन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एबनॉर्मल वाली, एक तो डिसोसिएशन, एक तो एसोसिएशन। देखो, अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर एसिटिक एसिड डायमर बनाते हैं तो बीपी बढ़ता है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलर मास बढ़ जाए, दुगुना हो गए। इट मींस जब भी एसोसिएशन की बात होगी तो मोलर मास क्या होगा बताओ, हमेशा बढ़ेगा। आ जाओ सेकंड 17 नंबर सेक्शन बी पे हम लोग आते हैं। ये ए बी टाइप के रिएक्शन हो गए। अब देखो CH3CH2Cl हैलाइड NaCl। अब देखो ये NaCl यहां से बाहर, CH3 अब यहां ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहां पे देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब इस ट्रिपल बॉन्ड पे रिड्यूसिंग एजेंट को डाला गया। इट मींस ये ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, यहां पे टूटेगा। अब एक कार्बन और जुड़ने वाले हैं, आई थिंक यहां पे एक कार्बन और जुड़ेंगे, CH2 NH2, तो ये करेक्ट ये हमारे हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये है एनिलीन। आपने पढ़ा होगा सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर में एनिलीन, तो ये सबसे पहले इसने क्या बना दिया, डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया। डाइजोनियम सॉल्ट, और यहां पे एक रिएक्शन होने वाला है, फिर से हमने क्या कर दिया, एनिलीन डाला। और जब मैंने इस पे एनिलीन डाला, एक मिनट वेट करो, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं कपलिंग रिएक्शन, जिससे कि डाई का फॉर्मेशन होने वाला है। तो इसका नाम क्या होगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, जिसका कलर क्या होने वाला है, येलो डाई। अगर यहाँ पे OH होता तो क्या हो जाते बताओ, ऑरेंज डाई हो जाते। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन DNA ब्लॉक से, फ्रॉम कंपाउंड K2Cr2 से। अब देखो, ये कंपाउंड
K2Cr2O7 के प्रिपरेशन पे पूरा डिपेंड कर रहा है। देखो, when FeCr2O4 is fused with the Na2CO3 in the presence of air, it gives a yellow solution of compound A. अच्छा, FeCr2O4 is iron chromite. This is it. अब इसको क्या किया गया? फ्यूज किया गया। फ्यूज मतलब क्या? रोस्टिंग करना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ कर दिया हमने। तो इस कंपाउंड ने एक कंपाउंड बना दिया Na2Cr4 सोडियम क्रोमेट, जिसका कलर क्या बन गया आप देख सकते हो, येलो सॉल्यूशन बन चुका है। अब इस येलो सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में डाला गया H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इसने क्या बना दिया? सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन हमें बनाना क्या है? आयरन डाइक्रोमेट, क्योंकि देखो आप यहां पे कलर बोला जा रहा ऑरेंज कलर। अब इस सोडियम डाइक्रोमेट को हमने क्या ले आया? KCl के साथ ले आया। तो अब ये 2NaCl यहां से बाहर, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द एसिडिक मीडियम। तो हमारा A हमारे ये हो गए, B हमारे ये हो गए, C हमारे ये हो गए। यहां येलो कलर था, यहां ऑरेंज कलर था। अब इसको फिर से देखो क्या कहा जा रहा है? An acidified solution of compound C oxidizes iodide to। मैंने पहले कहा कि एसिडिक मीडियम में एक तरीके का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब इसमें आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया आयोडीन में। फाइनली हम एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार इसको कोरिलेट करता हूं। हमारे पास एक आयरन क्रोमाइड के ओर थे। अब इस आयरन क्रोमाइड को हमने फ्यूज करा। किसके साथ फ्यूज करा? रोस्टिंग O2 के साथ में, NO2CO3 के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले अपने को क्या मिल गया? येलो कलर मिल गया। अब वो येलो कलर हमारे को ये मिल गया, फिर Fe2 की बात कर दिया हमने। अब फिर इसको मैंने एसिडिक मीडियम में डाला, उससे क्या बन गया? Na2Cr2O7। Na2Cr2O7 में मैंने KCl डाल दिया, फिर क्या बन गया बताओ? K2Cr2O7। और ये तरीके का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर हमने इसको आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करवा दिया 3 आयोडीन के कंपाउंड में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखो सवाल क्या है? 19 नंबर, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू द मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल? अब इसको समझाने पड़ेंगे, देखो ध्यान से। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे पहले मैं बेंजल्डिहाइड बनाता हूं। दिस इज बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज प्रोपेनॉल। चलो एक न्यूक्लियोफाइल मैं इधर भी लेके आता हूं, इधर भी लेके आ रहा हूं। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सवाल क्या पूछा गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे फास्ट कौन है, सबसे स्लो कौन है? अब देखो, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक करा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक कर रहा है, सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इफ अ न्यूक्लियोफाइल attacks on the hydrogen, then it should be basicity। क्लियर रहो। इसमें भी कार्बन पे अटैक करने हैं, नो प्रॉब्लम, होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी है, ये भी है। लेकिन सवाल आप मुझे बताओ कि बेहतर तरीके से अटैक कौन करने वाला है, इस सीन में या इस सीन में? तो बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो यह एक छोटा सा अल्काइल है, बट यहां एक बड़ा सा फिनाइल ग्रुप है। फिनाइल मतलब क्या? बेंजीन से H निकाल दो तो फिनाइल हो गए। मतलब जो ये ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा आसानी से आने देगा, उसकी रिएक्टिविटी का रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया। अब बताओ, इस इथाइल में और इस फिनाइल में ज्यादा आसानी से आने कौन देगा? इथाइल। सो हम कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी का नेचर थोड़े से कम होते हैं, लिटिल बिट कम हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट।
क्या लिखा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 1/साइज ऑफ आर, मतलब अल्काइल, AR मतलब बेंजीन के रिंग इन द अल्डिहाइड एंड कीटोन। 20 गिव रीजन, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन द ओपन पैन। ठीक है, कुकिंग देखो, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं 1 atm का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर कुकर के भीतर में 80 से 100 atm के प्रेशर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी भी रॉ मटेरियल को प्रेशर कुकर में डालोगे तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कुकिंग फास्टिंग होगी, फास्टर होगा। बट वही रॉ मटेरियल, दाल चावल जो भी आप पकाते हो, खुले कढ़ाई में पकाओ तो थोड़ा वक्त लगेगा पकने में। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, इसका मतलब प्रेशर 80-90 के तो करीब नहीं हो सकते ना, 1 atm या थोड़ा बहुत 1 atm से बढ़ेंगे। इसलिए ओपन पैन में बनाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि पकने में थोड़े से वक्त लगते हैं। अब देखो, ऑन मिक्सिंग लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर 6 सवाल आ गए। ऑन मिक्सिंग लिक्विड X and Y, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस, व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द Raoult's law is shown by the resulting solution। देखो, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, दो तरह का डेविएशन आपने पढ़ रखा है। एक डेविएशन होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा भी लेस देन 0, नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा भी विल बी मोर देन 0, पॉजिटिव डेविएशन। हर चीज जब थोड़े थोड़े अमाउंट बढ़ जाए, डेल्टा H 0 से बड़ा हो जाए पॉजिटिव, डेल्टा H 0 से कम हो जाए तो नेगेटिव, डेल्टा S 0 से नेगेटिव तो वो भी हमारा नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। हाँ, अब एक सवाल है, डिफाइन एजोट्रोपिक मिक्सचर, व्हाट टाइप ऑफ एजोट्रोपी इज फॉर्म्ड बाय द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द Raoult's law, गिव एन एग्जांपल। एजोट्रोपिक, एजोट्रोपिक क्या है? एक ऐसा मिक्सचर जिसका कि लिक्विड और वेपर फेज के कंपोजिशन कांस्टेंट होंगे, या आप यूं कह लो एक ऐसा मिक्सचर जिसको आप फ्रैक्शनल तरीके से आप अलग नहीं कर सकते, या आप यूं भी कह लो एक ऐसा मिक्सचर जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट रिमेन कांस्टेंट होगा लिक्विड वेपर फेज में। एक नहीं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहली बार फिर से बोलता हूं, जिसके लिक्विड एंड वेपर फेज कंपोजिशन सेम होंगे, XA बराबर Y है, आपने पढ़ा है, डिराइव भी कर रखा होगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला, बॉइलिंग पॉइंट उस मिक्सचर का कांस्टेंट होगा, पक्की बात है, चाहे लिक्विड फेज में जाओ चाहे वेपर फेज में जाओ। तीसरी बात, नॉर्मली अगर हम मिक्सचर कहते हैं तो हम ये दिमाग में लगाते हैं, चलो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं, बट इस मेथड में, इस एजोट्रोपिक मिक्सचर के लिए, इस मेथड के लिए एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, अलग ही नहीं हो सकता। फिर क्या बोला गया, नेगेटिव डेविएशन, दो तरह का, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप। जब मैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law की बात करता हूं तो नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर ले लूं, HCl प्लस वाटर ले लूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आ जाओ, अब कह रहा है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 21 में, फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अल्फा एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा एमिनो एसिड, पहले ये समझना पड़ेगा अल्फा एमिनो एसिड का चक्कर क्या है। देखो, कई तरह के फॉर्म होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एमिनो एसिड। ये देखो, पहले अल्फा को समझो, अल्फा एमिनो एसिड्स होते क्या है। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप। अब ये NH2 ग्रुप जो है ये अल्फा पोजीशन पे है, ऑब्वियस ही बात है। अगर एक कार्बन के बाद NH2 तो बीटा पे, फिर गामा पे, फिर डेल्टा पे। मतलब इस मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो दो तरह की पोलैरिटी है, नाइट्रोजन की वजह से प्लस की पोलैरिटी और कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से नेगेटिव की पोलैरिटी। अब सोचो, जिस मॉलिक्यूल में डायपोलर आयंस हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा भैया। अब वो अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, उसके ज्यादा होंगे। एमिनो
सो एम्फोटेरिक नेचर मैंने बताया था। अगर किसी भी अमीनो एसिड में, देखो अमीनो एसिड से 3 सवाल आ चुके इस बार के बोर्ड में, सेट नंबर 2 में। एम्फोटेरिक मतलब क्या? एसिड भी है, बेस भी है, NH2 भी है, COH भी है। अगर NH2 और COH का नंबर क्या होगा, सेम आ गया तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। लेकिन आप एम्फोटेरिक तो बोल ही सकते हो। हाँ, अगर NH2 का नंबर COH से ज्यादा हो गया तो बेसिक हो जाएंगे, या अगर COH का नंबर NH2 से ज्यादा हो गया तो एसिडिक हो जाएंगे। लेकिन अगर एक और एक ही है, अगर बेसिक भी एक पार्ट है, एसिडिक भी एक पार्ट है, इसका मतलब वो क्या होने वाला है बताओ, एम्फोटेरिक नेचर ही तो होने वाले। चल अब आते हैं बच्चों सेक्शन नंबर C पे। अब एक क्वेश्चन आ गए न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या है, a solution containing 15 gram of urea molar mass 60 per liter solution in the water has the same osmotic pressure। मतलब सेम osmotic pressure का मतलब क्या होगा, isotonic at the constant temperature as a solution of glucose molar mass 180 in water, calculate the mass of glucose present in the 1 liter। अच्छा पहली बात जय देखो जी भाई, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सवाल बनेगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं भैया। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा कंसेप्ट है, दिमाग लगाना है। अब जैसे क्या कहा गया, दो तरीके का सॉल्यूशन है, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन क्या हो गया आपके, यूरिया हो गया, और दूसरा सॉल्यूशन क्या हो गया बताओ, ग्लूकोज। आपसे ये बोला जा रहा है कि यूरिया और ग्लूकोज दोनों के दोनों आइसोटोनिक है, मतलब दोनों के ओपी सेम है। अच्छा जब मैंने ओपी सेम बोला तो पाई1 बराबर क्या होने वाला है, पाई2 होने वाले। C1RT C2RT RT तो कैंसिल हो गए क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर, तो C1 बराबर क्या होने वाले हैं, C2 होने वाले हैं। देखो अब 5 ग्राम यूरिया का ग्लूकोज के मास पता नहीं अपने को, तो अल्टीमेटली हमने सॉल्व करके क्या लगा दिया मतलब 45 ग्राम्स आ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो ये भी एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आ गए वो हमारे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मिला। अब जरा पढ़ो, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखे जो कि अनबैलेंस, आप देख सकते हो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ अच्छा हाँ बैलेंस है, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का। कैथोड के पोटेंशियल दे रखे हैं, एनोड का पोटेंशियल दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है, फैराडे दे रखा है, और आपसे क्या कहा जा रहा है, डेल्टा जी। अब देखते हो कि डेल्टा जी के लिए अपने को फॉर्मूला क्या है, NFE नॉट सेल। एन कितने का चेंज हो चुका है, देखो 2 से 3, इट में से 1 इलेक्ट्रॉन। ई नॉट सेल हमने निकाल बैठा है, फैराडे कांस्टेंट जानते हैं, इसको सॉल्व कर दोगे वो आ जाएगा। और हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट के फॉर्मूले क्या होते हैं, -2.303 RT log K या log KC log KP, जो मर्जी लिखना चाहते लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारे TF आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब देखो अरेंज द फॉलोइंग 24 का ए पार्ट देखोगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी। पीकेबी में किसके लिए बोल रहा है, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा मिथाइल एनिलीन। देखो दिस इज एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, ये पैरा पे मिथाइल एनिलीन। अब पहले पीके भी जाने दो पीके भी जाने दो। सबसे पहले अपने को यह समझना है कि इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। देखो बेंजीन तीनों में है, लोन पेयर सब में एक एक है। अब ये ग्रुप होते हैं प्लस आई नेचर वाले और ये ग्रुप होते हैं माइनस आई। देखो अगर बेसिसिटी आपको चेकआउट करने हैं तो आपको हमेशा ध्यान रहे
कि माइनस आई के होने से बेहतर हो ना हो, क्योंकि प्लस आई ईडीजी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देगा इसे। अगर मैं इस तीनों में देखूं तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर क्या होने वाला है इसका, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी इसके प्लस आई नेचर की वजह से। ये तो और खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं बेसिसिटी के नेचर को समझूं बच्चों, अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी, सबसे बेस्ट नेचर क्या होने वाला है सी, फिर क्या होने वाला है ए, देन आफ्टर क्या होने वाला है बी। सबसे कम बेसिक नेचर में बी है ड्यू टू द माइनस आई। और हम जानते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पीकेबी इज माइनस ऑफ लॉग केबी। अगर पीकेबी के डिमांड बढ़ गए तो बेसिसिटी का नेचर भी क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। पीकेबी बड़ा बेसिसिटी कम, तो इस हिसाब से मैं अगर फाइनली पीकेबी के ऑर्डर की बात करूं तो बेस्ट ऑर्डर क्या होने वाला है, इसको पलट देना है, पहले बी देन ए देन सी। सेम तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। क्वेश्चन इधर है, डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एमाइंस आर मोर स्टेबल देन द एलिफेटिक एमाइंस। सच बात है। देखो डायजोनियम सॉल्ट में एक पॉइंट क्या होते हैं, रेजोनेंस हो जाते हैं, रेजोनेंस की वजह से वो काफी स्टेबल कंपाउंड है। एमाइन में ऐसी कोई बात है नहीं। मिथाइलएमीन वाटर ड्यू टू FeCl3, देखो इसके क्या सॉल्यूशन इसके हैं। मिथाइलएमीन वीक बेस है इन वाटर, ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या बना देगा, आसानी से FeOH होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो। मोनो हेलो, ध्यान देना, मोनो हेलो प्रोडक्ट फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो CH2 CH3 Cl, Br2 हीट। अब पहले ये समझना पड़ेगा Br2 हीट अल्ट्रावायलेट रे 775 केल्विन टेम्परेचर, ये हमेशा क्या सपोर्ट करता है, हमेशा क्या सपोर्ट करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सपोर्ट करेगा ऑलवेज। अब देखो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल। आप जानते हो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा कम स्टेबल 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा बताओ, 1 डिग्री। इट मींस बेस्ट आंसर क्या होने वाले हैं यहाँ पे, इसके अगर आप मैं आंसर देखूं तो Cl Br यहां लगने वाले हैं, आप देख सकते हो। देखो हमने चॉइस में क्या लिया, देखो ये हमारे को क्या था, अब ये हमारे को 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, तो Br का अटैकिंग साइड बेहतर क्या होने वाला है, 2 डिग्री पे, तो बेस्ट आंसर वो हो गया। अब देखो ये HBr है, यहाँ कोई पेरोक्साइड तो है नहीं, अगर पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनी फॉलो कर लेते। सिंपल HBr है तो मार्कोनी का रूल होगा, तो मार्कोनी के हिसाब से ये निकल गए। अब एक तरीके के डार्जन टाइप के रिएक्शन हो गए आपके। देखो अब ये OH इस बेंजीन से जुड़ा हुआ, तो ये तो जाने वाला नहीं, इट मींस यही जाने वाला है। डार्जन के हिसाब से SNI ना करें, Cl आ चुके हैं। अब एक कन्वर्जन टाइप के सवाल भी पूछे गए हैं, आप देख सकते हो। पहला कन्वर्जन क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। तो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन का यहां 2 मोल अपने को लेना होगा। कितने मोल लेने होंगे, 2 मोल। अगर मैं इसको 2 मोल कर दूं, 2 सोडियम ब्राइथर, आपने पढ़ा होगा फिटिक रिएक्शन, वुड्स-फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन है ना, तो बेस्ट हमारा बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब कह रहा प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन,
प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन, प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन 1 आइडो, 1 पे मुझे आयोडीन लाना, इस बात का ख्याल रहे। तो मैंने सबसे पहले क्या कर पाया, पेरोक्साइड ले दिया। पेरोक्साइड से क्या होने वाला, एंटी मार्कोनिक ग्रुप 1 पे आने वाला है। अगर मैं पेरोक्साइड नहीं लेता तो 2 पे आता, तो फिर हमें क्या बनाना पड़ता, 2 आयोडो। इससे बेहतर क्या करना है, हमने पेरोक्साइड ले लिया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, एंटी मार्कोनिक रूल। ये बी आर हमारे को कहां मिल गया बताओ, 1 पे। अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे NaI कर दिया मैंने, आपने पढ़ा होगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टैंग रिएक्शन, ख्याल करो। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, NaBr, तो क्या बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट-2इन, दिस इज द बीटा एलिमिनेशन, ध्यान देना बच्चों। 2 ब्रोमोब्यूटेन टू अल्कोहलिक क्वेज, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप NaNH2 भी ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस लेना है जो E2 एलिमिनेशन को सपोर्ट करेगा। आपने पढ़ा है 2 तरह के एलिमिनेशन मेनली, हालांकि होते तो बहुत सारे, E1 है, E2 है, E1 CB है, EI है, बट अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं लाइक अल्कोहलिक KOH, लाइक NaNH2, तो ये किसको सपोर्ट करने वाला, E2 एलिमिनेशन को सपोर्ट, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो इससे हमारे को ये बनने वाले हैं। अब देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा इससे पहले हमें क्वेश्चन था, ये तो सॉल्यूशन हमारे को मिल गया। आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, डीएनए ब्लॉक के आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ मेटल्स दे रखे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो 3D ग्रुप के मेंबर सारे दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव E0 M+2 वैल्यू व्हाई। देखो इसके सॉल्यूशन क्या लिखा गया, सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई टू कन्वर्ट Cu+2 से नॉट बैलेंस। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सेप्शनली E पॉजिटिव, E पॉजिटिव मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो भी कह सकते हो। देखो ये पोटेंशियल ना 3 एनर्जी पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात सब्लिमेशन पे, सेकेंड आयोनाइजेशन पे, एंड थर्ड वन विल बी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पे। अब जिन मेटल के लिए इस तीनों एंथैल्पी का सम ज्यादा होगा उसका E0 पॉजिटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। इट मींस कॉपर बेस्ट ऑप्शन हमारे को है। अब कह रहा है क्रोमियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन द ऑक्सीजन स्टेट, Cr+2, इट हैज 3D। अब देखो क्रोमियम के एटॉमिक नंबर कितने, 24 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सो 3D5। नहीं क्रोमियम तो यहाँ नहीं होने वाले हैं, 3D5 यहाँ पे एक, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जिंक +2 हैज 3D10 कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि देखो जिंक +2 की बात कर रहे हैं, जिंक एटॉमिक नंबर 30 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज उसने कर दिया, डी में 10 कंफिगरेशन आ गया। अब डी में 10 कंफिगरेशन है तो फुलफिल डी ऑर्बिटल, डी ट्रांजिशन होने के चांस ही नहीं है, तो कलर का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए इसके सॉल्ट हमेशा क्या होंगे बताओ, कलरलेस होने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है, देखो ये न्यूमेरिकल किसके हैं, केमिकल काइनेटिक्स का है। देखो क्या कह रहा है, A certain reaction is 50% complete in 20 minutes, 50% completed। अच्छा किसी भी रिएक्टेंट का अगर 50% कंप्लीट होता है इसका मतलब वो हाफ लाइफ है, और आप जानते हो हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट के बीच का रिलेशन 0.693/TR होते हैं। अब यहां पे आप देखोगे तो एक बार 20 मिनट को 300 केल्विन पे रखा गया, फिर नेक्स्ट 50 मिनट को 5 मिनट में 350 पे रखा गया। तो हमने क्या करा कि 2 रेट कांस्टेंट निकाल दिए इसके, एक 300 केल्विन पे और 350 केल्विन पे। आरडीएनएस का इक्वेशन जानते हैं, log base 10 K2/K1/E1, तो इस तरह से लग सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, बड़ा आसान सवाल था, आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ।
देखो 20 राइट द रिएक्शन व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद द फॉलोइंग। डी ग्लूकोज, सबसे पहले आते हैं डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अच्छा, इस कंपाउंड को आप क्या बोल सकते हो? हाइड्रोक्सिल एमाइन बोल सकते हो। इसको आप बोल सकते हो हाइड्रोक्सिल एमाइन। दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब इस हाइड्रोक्सिल अमाइन ने इसके साथ रिएक्शन करा और ये क्या बना दिया? एक तरीके का ऑक्साइन कंपाउंड, या लिटरली आप इसको अल्डोक्साइन भी कह सकते हो। अगर कीटोन ग्रुप हो तो कीटोक्साइन बोल सकते हो। सेकेंड पार्ट कह रहा है ग्लूकोज रिएक्ट विद द एसिटिक एनहाइड्राइड देन इट फॉर्म द ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। चलो मैं इसको करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। दिस इज ग्लूकोज, इसको 5 मोल आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो, 5 मोल। सोचो तो अल्टीमेटली क्या बनने वाले हैं? इन पांचों से वाटर निकलने वाले हैं और हर जगह क्या जुड़ने वाले हैं? ग्लूको पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन होने वाला है। ग्लूको पेंटाएसिटेट बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ा भी होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर डी पे। देखो अब ये क्वेश्चन जो है आपके केस बेस्ड पे आ रहा है। अब देखो क्या लिखा है, फिनॉल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन readily due to the strong activating effect of the OH group attached to the benzene ring. OH group increases the electron density more to ortho and para position. Therefore, OH group is an ortho paradactyl group. Ramer-Tiemann reaction is one of the example of aldehyde group being introduced on the aromatic ring of phenol ortho to the hydroxyl group. This is generally method of use for the ortho formulation of phenol. अब देखो इसके कुछ सवाल है इस केस पे। Answer the following question. What happens when phenol react with the Br2CH2? देखो Br2CH2 ये फिनॉल है, ये Br2, और हमें पता है कि OH ग्रुप एक तरीके का ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, या आप इसे रिंग एक्टिवेटर फैमिली भी कह सकते हो। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। पैरा विल बी मेजर ड्यू टू द रिपल्सन की, यहाँ रिपल्सन कम होंगे और यहाँ पे रिपल्सन क्या होने वाला है बताओ? थोड़े से ज्यादा, हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अब सेकेंड देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे, कॉन्क HNO3। अच्छा, कॉन्क HNO3 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे कॉन्क HNO3 से क्या बनने वाले हैं? अगर मैं इसी फिनॉल पे कॉन्क HNO3 रख दूं तो पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज्यादा होने वाले हैं। दिस इज पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। और बेसिक सवाल पूछ रहा है, आप लोग पढ़े भी होंगे इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन पहले पढ़िए। Why phenol does not undergoes protonation readily and which is stronger acid, phenol cresol? फिनॉल और क्रिसॉल में एसिड बढ़िया कौन से हैं? चल ध्यान से देखो। अभी देखो फिनॉल की बात मैं अगर करता हूं, फिनॉल की बात, तो फिनॉल में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फिनॉल में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है। वो क्या लिखा है? Lone pair electron on the oxygen atom in the hydroxyl to delocalize across the benzene ring. सच्ची बात है, यहाँ क्या होगा? रेजोनेंस हो जाएंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा नहीं तो क्या ये प्रोटॉन को ले सकता है? नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर यहाँ रेजोनेंस नहीं होता तो फिर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ले सकता था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो
अब नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछा गया कि फिनॉल एंड क्रिसॉल में ज्यादा बेहतर एसिड किसकी है। अब देखो यहां पे ये प्लस आई नेचर है, और ये इसमें कोई प्लस आई नेचर नहीं है। अब प्लस आई नेचर एसिडिटी पोलैरिटी को क्या करता है, कम कर देता है। हाँ, एक और सवाल आपसे पूछा गया इसमें, रामर-टैमन रिएक्शन की बात करो कि उसका क्या नाम हो सकता है। तो देखो ये फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, एक्वस NaOH है। अब यहाँ पे क्या बन, इसको आप सैलिसल्डिहाइड भी कह सकते हो, इसको आप सैलिसल्डिहाइड भी कह सकते हो। इसका हम अगर कॉमन नेम की बात करें, इसको आप सैलिसल्डिहाइड भी कह सकते हो। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। देखो इस केमिकल काइनेटिक्स का एक केस बेस्ड है, जिसमें ये बोला गया है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो पहला सवाल देखो कह रहा है व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो आरडीएस, मान लो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, स्लो स्टेप, स्लोएस्ट, तो हमेशा हमेशा याद रखना होता है, आप जानते भी हो कि किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होंगे वो उसका आरडीएस होगा। जैसे मान लो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी है, एक साइकिल असेंबल करना है, एक कंपनी ने 5 टायर दे दिए, एक कंपनी ने 2 हैंडल दे दिया, एक कंपनी ने 1 सीट दे दिया। 5 टायर 2 हैंडल 1 सीट, बिना सीट के साइकिल हो नहीं सकता। सबसे कम नंबर को हमेशा आरडीएस बोलना है। सेम तरीके से फास्ट, फास्टेस्ट, स्लो, स्लोएस्ट, तो जो सबसे स्लोएस्ट होंगे वो हमारा क्या बन जाएगा बताओ, आरडीएस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो काफी एक से ज्यादा स्टेप्स में हो जाए। टेम्परेचर, हाँ एक सवाल ये है कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो समझो, नॉर्मली ये कहा गया कि 10 डिग्री अगर बढ़ा दो तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगुना हो जाएगा, पर कहीं कहीं ये भी जिक्र है 2.5 गुना भी हो जाते हैं, 3 गुना भी हो जाता है। तो मेजरली हम मान के चलते ठीक है, अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे आर है, 10 बढ़ा दिया तो 2R, 30 हो गया तो 2R का स्क्वायर कर देना। इस तरह से हम चलते चले। हाँ, inversion of x and y for second order kinetics if concentration of x increased by 3 times. Okay, देखो क्या बोला गया, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स से 3 गुना बढ़ा दिया गया। पहले x थे, अब 3x हो गए। अब दोनों को तुम रेशियो कर सकते हो, तो देन आफ्टर हमारे को क्या दिख रहा है बताओ। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आप देख सकते हो 9 टाइम्स 9 फोल्ड क्या हो गया, यहां पे इंक्रीज हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब 2 कन्वर्जन है, इथेनॉल टू ब्यूट टू इनल एंड प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन। तो सबसे पहले 31 के ए नंबर के ए पार्ट को देखें हम लोग। देखो इथेनॉल, इथेनॉल मतलब क्या होगा, अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो हमने क्या किया, यहां पे 2 मोल ले लिया, 2 मोल। चलो डाइल्यूट NaOH, दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन, सेल्फ अल्डोल, क्रॉस अल्डोल एंड इंटर अल्डोल कह सकते हैं इसे। तो ये जो है ये हमारा क्या हो, किसका एग्जांपल हो गया बताओ, सेल्फ अल्डोल की बात होगी, जहां दो सेम टाइप ऑफ अल्डिहाइड डाइल्यूट बेस के साथ में। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे NaOH ही लूं, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, कोई भी बेस जो हो वो डाइल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए। बाकी आप अल्डोल जानते हो, नॉर्मल कन्वर्जन है ये। सेकेंड कन्वर्जन देखो, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन, प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो एक आपने पढ़ा होगा SLD मैकेनिज्म, सोडा लैंड डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले मैंने
इस एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ क्या बना दिया, सॉल्ट बनवा दिया। फिर मैंने एक मोल और रखा, इससे हमारा क्या निकल गया, बताओ इथेन। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने थे, 3, एक कार्बन कम हो गए, 2 कार्बन का अल्केन बना दिया। तो यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। वैसे आपने 11th में पढ़ा था डीकार्बोक्सिलेशन 2 तरीके से है, एक तो एसएलडी और एक ईडी। एसएलडी विल बी सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन एंड ईडी विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। एसएलडी में ध्यान रखना होता है कि जितने कार्बन हमारे एसिड ग्रुप में है उससे एक कार्बन कम अल्केन बनने वाला है। बट ईडी में हमें ध्यान रखना होता है कि जितने कार्बन का हमने एसिड लिया उसका दोगुना मोल लेना पड़ेगा। तो बी केयरफुल। हाँ, अब एक सवाल यहां पे, नया सवाल है, देखो यहां पे 2 सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मैंने सॉल्यूशन इसमें मैं खुद बना के समझाऊंगा तुम्हें। एन अल्कीन ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10 ऑन ओजोनोलाइसिस, मतलब एक अल्कीन का फॉर्मूला C6H10 है जिसका कि ओजोनाइसिस करवाना पक्की बात है। आफ्टर ओजोनाइसिस ये 2 कंपाउंड दे रहा है, बी एंड सी। अच्छा, बी कंपाउंड पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट एंड ऑल्सो रिएक्ट विद द आयोडीन। फैलिंग टेस्ट, फैलिंग टेस्ट का मतलब है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयोडोफॉर्म का मतलब है आयोडीन इन एक्सेस एंड बेस इन एक्सेस। पहले ये दिमाग लगाओ कि आयोडोफॉर्म कौन देता है, जिसके पास एक CH3, मतलब वो कार्बन अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब CH3 होनी चाहिए एनी हाउ। एंड कंपाउंड C डज नॉट गिव द फैलिंग टेस्ट, फैलिंग टेस्ट नहीं देता। अच्छा, फैलिंग टेस्ट देता कौन है, अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। ये 2 पॉइंट है। देखो, फैलिंग टेस्ट अल्डिहाइड दिया, कीटोन नहीं दिया, डन। आयोडोफॉर्म के लिए अल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, लेकिन एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। आइडेंटिफाई द कंपाउंड A and B C। चलो मैं इसको बना के समझाता हूं, फिर से ध्यान से देखना बच्चों, अच्छा सवाल है। देखो, कहता है अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, C6H10 है, यही था शायद, जरा देख लूं मैं एक बार। अल्कीन के फॉर्मूले C6H10 थे, ठीक है। ये अल्कीन है, 6 कार्बन रखने हैं अपने को, दो तो अपने को हो गए, 3 हो गए, ये भी 4 हो गए। इसको आप C12 कर लो। देखो, अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करवा दूं तो ये गया, एक पार्ट क्या बनने वाला है, अल्डिहाइड, और एक पार्ट क्या बनने वाले हैं बताओ, कीटोन। देखो, अब ये फैलिंग दे देगा, आयोडोफॉर्म भी दे देगा, बट ये आयोडोफॉर्म तो देगा, फैलिंग टेस्ट नहीं देगा। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे, समझना। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2, ठीक, was hydrolyzed with dilute sulfuric acid, get a carboxylic acid and alcohol। पहले ये सोचो, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस के बाद अल्कोहल एसिड देगा। एक ही कंपाउंड है, वो है एस्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। एस्टर का टूटना क्या होगा, सैपोनिफिकेशन। अच्छा, उस एस्टर के फॉर्मूले क्या है, ये कार्बोक्सिलिक B है और C है। ऑक्सीडेशन ऑफ C, मतलब इस अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करोगे तो वो B दे देगा, एंड C on dehydration give the due to 1 ene। आइडेंटिफाई द A, B एंड C।
अच्छा फॉर्मूले देखो क्या है अपने पास में, C816O2, ध्यान देना C8H16O2, मतलब ये कंपाउंड हमारा क्या है बताओ, एस्टर है। वैसे एस्टर का पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये एस्टर हो गए, पहले देखना है फॉर्मूले अपने को सही है कि नहीं है। 8 कार्बन 4 और 4 8 हो गए, O2 भी हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 3 16 सारे ओके हैं। अब इसको मैं अगर हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो एक पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, एक पार्ट क्या बन जाएगा, एसिड। ये हमारे को A मिल गया, CH3 CH2 CH2 COH, ओके। और ये क्या बना दिए बताओ, CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये कंपाउंड हो गए तुम्हारे को B और ये कंपाउंड हो गया C। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन करा दूं स्ट्रॉन्ग के प्रेजेंस में तो ये हमारा फर्दर बन जाएगा। अब अगर मैं इसको बीटा एलिमिनेशन करवा दूं, बीटा एलिमिनेशन मतलब डिहाइड्रेशन करवा दूं तो बताओ ये हमारे को अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। इसका मतलब 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होने वाला है, CH3 CH2 CH2 CH2। और ये कितने टेम्परेचर आप 160 डिग्री ले सकते हो। हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कई सारे टेम्परेचरों पे होते हैं। 110 से 120 डिग्री पे क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएंगे। 140 पे क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। 160 से 70 डिग्री पे रखोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। और वो अल्कीन यहाँ पे ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्टी टू कहां से पूछा गया, कॉर्नेशन कॉम्प्लेक्स से। देखो FeEnCl2 कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने x माना। अब देखो En पे चार्ज क्या होते हैं 0, इस पे चार्ज क्या होंगे -1, ऑल ओके, +3 स्टेट हो गए। अब सेकंड सवाल आपसे क्या पूछा गया, सेकंड सवाल आपसे ये पूछा गया कि भाई इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शेप बताओ। चलो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। अब अपने को आयरन के एटॉमिक नंबर क्या होने वाले हैं, 26। 26 का हिसाब ये हो गए, +3 लूज करने तो 3 हमने लूज 35। अब देखो डी में हमारे को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए, 5। वही 5 कैसे हो गए बताओ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब En एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां पे पेयरिंग कर सकता है। तो देखो हमने पेयरिंग करवा दिया, 2 ऑर्बिटल हमारे को पूरी तरीके से वैकेंट मिल चुका है। अब डी के पास 2 है और हमें ऑर्बिटल कितने चाहिए, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितने हैं, 4 इसके हो गए, 2 इसके, तो 6 ऑर्बिटल हमें प्योर खाली चाहिए। तो अब अपने को देखोगे यहाँ पे 2 हमारे को इससे मिल गए, 1 इससे मिल गए और यहाँ पे एक और मिलेगा, 3 मिलेगा यहाँ पे। तो क्या हो गया, D2sp3 की बात हो गई। शेप क्या हो गया, D2sp3 बोलो या sp3d2 बोलो, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो पैरामैग्नेटिक। अच्छा जो पैरामैग्नेटिक है वो कलर भी देगा। अब क्या ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर, यस ऑप्टिकल आइसोमर रिप्रेजेंट करने वाले कुछ यूज तरीके देखो कैसे। ये हमारे को Fe है, बाइडेंटेड लिगेंड 2 है अपने पास में, En ClCl। अब ये सिस फॉर्म हो गया यहां पे। अब अगर मैं इसको देखूं, इसका इमेज बना के देखूं
जो कि ऑप्टिकल एक्टिव होने क्योंकि नॉन सुपर इम्पोज होने वाले हैं ये। देखो EN यू हो गया, CL यू हो गया, और ये EN इस तरह से हो गया। अब देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकल केमिस्ट्री में, खास करके इस चैप्टर के ऑप्टिकल में, एक्टिव कंपाउंड है। देखो जब ऑर्गेनिक में आप ऑप्टिकल पढ़ते हो ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर वो ऑप्टिकल इनएक्टिव भी है फिर भी हम ऑप्टिकल बोलते हैं। एक्टिव है वो तो होगा ही, लेकिन कॉर्निजन कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है वो एक्टिव है, और उसी को आप ऑप्टिकल कह सकते हो। अगर मैं इसका ट्रांस बनाऊं तो सुपर इम्पोज कर जाएगा। सुपर इम्पोजेबल कभी भी इस चैप्टर के भीतर में एक्टिव के कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं, बी केयरफुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कह रहे हैं, यूज IPC नॉर्म्स, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो इसका नाम, देखो 4 लिगेंड 5वां 6ठा, टेट्रामाइन, क्लोरिडो। अच्छा ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, ये लिगेंड कैसा है बताओ, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो N नाइट्रिटो, इसको क्या लिखोगे, N नाइट्रिटो। अगर ONO होता तो क्या लिखते, O नाइट्रिटो। जरा इसका नाम देखो, पोटासियम विदाउट रिस्पेक्टिव देयर नंबर, हेक्सासायनोफेरेट। अच्छा फेरेट क्यों हुआ यहां पे, पहले ये समझना पड़ेगा, यहां 8 क्यों लगाया गया, क्योंकि अगर मैं इसको तोड़ के देखता हूं तो कुछ यू कंपाउंड आने वाला है, FeCN का होल 6 पे -3। अब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स के मेटल आयन के लास्ट में 8 वर्ड पक्का होना चाहिए, कैटायनिक में कभी नहीं होगा। तो इसको क्या लिखा गया, पोटासियम विदाउट रिस्पेक्टिव देयर नंबर, पोटासियम हेक्सासायनो या साइनिडो दोनों चलेगा। आयरन, तो आयरन नहीं कर सकते, आयरन का लैटिन नेम क्या होगा बताओ, फेरम, तो फेरेट बोल सकते हो। फेरेट के साथ क्या लिखना पड़ेगा बताओ, 3 लिखने पड़ेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, दिस वन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राइट द सेल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब देखो ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है, यहां सारे हाफ सेल पोटेंशियल दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपका ई सेल निकालो। तो हमने देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, नर्स्ट इक्वेशन लगा दिया है। ये हमारा इस तरह से, ये हमारा एनोडिक सेल हो गए, कैथोडिक सेल हो गए। अब इस मैंने ई सेल बराबर ई नॉट सेल, जो फॉर्मूले आप जानते हो, अब वहां मैंने ई नॉट सेल निकाल दिया। ई नॉट सेल की मैंने अगर बात करा यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ई नॉट सेल की मैं अगर बात करूं तो ई नॉट सेल को आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड लिख सकते हो। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गए। अब हमारे कंसंट्रेशन पता है, फॉर्मूला रख सकते हो, उसको सॉल्व कर दोगे आप। हाँ अब एक सवाल ये भी है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, वो भी कैसा, एक्वस फेज में। एक्वस फेज में क्लोरीन ही एनोड पे क्यों आता है, देखो तो जब भी हम NaCl एक्वस को इलेक्ट्रोलाइसिस में डालते हैं कुछ इस तरीके से ये टूटने वाला है। देखो 2NaCl करंट गया यहां पे, 2Na+ 2Cl-। अब 2 वाटर को फिर हमने इस तरीके से तो अब Cl और OH- में, Cl- और OH- में जो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल है, वो Cl- का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल क्या होता है बताओ, कम होता है। किसके कंपेयर में, OH- के। अब एनोड पे Cl- का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, आसानी से ऑक्सीडाइज होने वाला है। इसलिए एनोड पे
क्या हो गया बताओ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा और क्या हो चुके हैं बताओ, वो ऑक्सीडेशन की तरफ वो जा चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन एक लेड स्टोरेज बैटरी से पूछा गया था इस बार आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको, राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन एंड द ओवरऑल सेल रिएक्शन करिंग द स्टोरेज बैटरी की बात इसने करा। अब देखोगे यहाँ पे स्टोरेज की बैटरी आपने 12वीं में पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी के पार्ट में घटने वाली बात थी इसमें। ये हाफ सेल हो गई एनोड, ये कैथोडिक की बात, दोनों पर रिएक्शन कर सकते हो। एक लास्ट सवाल ये भी था अपने को, देखो हाँ लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर हाफ सेल कंटेनिंग इतने, सबके कंसेंट्रेशन दे रखे हैं, बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, कह रहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई नोड है, तो बता ई क्या होगा। तो सिंपल नस्ट इक्वेशन लगाना था अपने को। देखो यहाँ पे लास्ट पार्ट पे देखो, ये हमारे को क्वेश्चन था, या हाफ सेल फुल सेल रिएक्शन कह सकते हो, हाफ सेल कह दो। अब यहाँ पे इसके कंसेंट्रेशन दे रखे हैं, H+ के दे रखे हैं, Cr2 7 का दे रखा है, अपने को n पता है, n पता है, n क्या हो गया वैल्यू 6 हो गए, सबके कंसेंट्रेशन दे रखे हैं, एंड फाइनल फार्मूले को रख सको तो आप ई सेल को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थे बच्चों आज के पेपर का फुल एंड फुल डिस्कशन। आपने देखा कई सारे चैप्टरों से लगातार क्वेश्चन आए, जैसे कि आज के पेपर में डिस्कशन करने बाद आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट के 3 से 4 सवाल आ गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 न्यूमेरिकल्स आ गए, 2 थ्योरेटिकल सवाल आ गए। उसके बाद आप देख लो सॉल्यूशन के भी कुछ सवाल थे, काइनेटिक्स के भी सवाल थे, कोऑर्डिनेशन के भी थे, डीएनएफ के भी थे। हाँ सारे चैप्टर के मिले जुले सवाल हैं। तो इस तरीके से सवाल का पैटर्न पूरा हुआ हमारे क्लास का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।